फिल्म की शुरुआत में हम मुत्तू और कन्नन नाम के दो बिजनेस पार्टनर्स को देखते हैं जो कि इंडिया के गोल्ड कैपिटल यानी केरला के त्रिशूर में रहते हैं। मुत्तू एक सोनार है जो अपने काम में बड़ा ही माहिर है। वो सोने की ज्वेलरीज बनाता है और कन्नन को अलग अलग लैंग्वेजेस आने की वजह से वो इन ज्वेलरीज को दूसरे स्टेट जाकर सप्लाई करते रहता है। कन्नन इन ज्वेलरीज को काफी सीक्रेट तरीके से ले जाया करता था, कभी कभी कपड़ों में डालकर, कभी कभी कमर को बांधकर, ताकि किसी को पता ना चले, यानी ना पुलिस को ना चोरों को। मुत्तू और कन्नन दोनों भी अपने अपने फैमिलीज के साथ बहुत खुश हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे और पक्के दोस्त हैं। अब कन्नन के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है जो उसने अंबिका चेची से लिया था। अंबिका चेची का ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है और कन्नन उन्हीं के लिए काम करता था। कन्नन ज्वेलरीज को अलग अलग शहरों के ज्वेलर्स को सप्लाई करता था और उन ज्वेलर्स से इसके बदले कच्चा सोना लेके वापस अंबिका चेची को देता था। ये था कन्नन का काम। एक दिन कन्नन मुत्तू के पास आकर कहता है कि वो और अंबिका मुंबई सोना डिलीवर करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कोयम्बतूर में एक जगह सोना डिलीवर करना है। कोयम्बतूर तक तुम मेरे साथ चलो, इसके बाद तुम वापस घर आ जाओ और मैं वहाँ से डायरेक्ट मुंबई चला जाऊंगा। मुत्तू पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब कन्नन उसे कहता है कि उसने उनके लिए कूल ब्रिज होटल, जो ये मुत्तू की फेवरेट होटल है, उसमें रूम बुक किया है, ये सुन के मुत्तू कन्नन के साथ कोयम्बतूर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन मुत्तू और कन्नन कोयम्बतूर के लिए निकलते हैं और ऑन द वे मुत्तू अपने एक और क्लोज फ्रेंड विजय को भी साथ ले लेता है। शाम में तीनों कूल ब्रिज होटल पहुँचते हैं। कन्नन वहाँ विजय और मुत्तू को छोड़ के उसे सेलम रूट पे कुछ काम है, वहाँ का काम निपटा के वापस आता हो कह के वहाँ से कार लेकर चला जाता है और उस होटल के मैनेजर को बुला के उन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करने कहता है। अब कन्नन के पास यहाँ 2 केजी सोना है और वो कार में मुत्तू की है। इसके बाद मुत्तू और विजय होटल आके अच्छा खाना मंगा के ड्रिंक्स वगैरह करते रहते हैं। तभी विजय देखता है कि कार की चाबी तो उन्हीं के पास रह गई। मुत्तू तुरंत ही कन्नन को कॉल करके कहता है कि कार की चाबी उसी के पास रह गई और कार का सेल्फ स्टार्टर भी वर्क नहीं कर रहा, तो वो कार को बिना कहीं बंद किए चलाए। ये सुनकर कन्नन मुत्तू को थोड़ा डांटता है, लेकिन वो बहुत दूर चला गया था और वापस आकर चाबी लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। इधर होटल में मुत्तू और विजय ने एंजॉय करने के लिए 2 लड़कियों को रूम में बुलाया था। उसी वक्त कन्नन मुत्तू को फोन करके बताता है कि उसे मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसकी कार को चाबी ना होने की वजह से पुलिस वाले समझ रहे हैं कि मैंने इस कार को चुराया है। तुम तुरंत ही मुत्तूपेटा स्टेशन आके मुझे छुड़ाओ। तो वहाँ फोन पे मुत्तू कन्नन से पूछता है कि तुम्हारे पास जो 2 किलो सोना था तो वो भी पकड़ लिया गया। तो कन्नन बताता है कि मैंने गाड़ी को रोकने से पहले अपने फ्रेंड को सोना देके बेच दिया था, सोना अब सेफ है। इसका मतलब ये लोग इलीगली सोने को ज्वेलर को सप्लाई करते थे। तो मुत्तू और विजय अपने कार की चाबी लेके वहाँ के एक टैक्सी बुक करके मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। पर अब कोयम्बतूर और मुत्तूपेटा तमिलनाडु में है और लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो दोनों अनुज नाम के एक म्यूचुअल फ्रेंड को ले जाने का फैसला करते हैं। मुत्तू अरुण को कॉल करके कहता है कि तुम तुरंत ही यहाँ आके हमें मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन लेके जाओ, हमें तमिल नहीं आती। तो अरुण उनसे कहता है कि मुझे कन्नन ने भी कॉल किया था कि वो मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन में अटका है करके, लेकिन वो अभी नहीं आ सकता क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसी वक्त कन्नन मुत्तू को कॉल करके कहता है, मुत्तू लगता है कि हम फंस गए। जब मैंने अपने दोस्त को सोना लेकर भेज दिया, वो पुलिस वालों ने देख लिया, साथ ही उन्हें मेरे कार में गोल्ड शॉप्स के विजिटिंग कार्ड्स भी मिले। मैंने सुना है कि यहाँ मुत्तूपेटा के आसपास स्मगलिंग ज्यादा होती है। इस स्मगलिंग को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट करती रहती है और मैं उसी टीम के हाथ लग गया। ये लोग मुझे स्मगलर समझ रहे हैं और मुझे इंटरोगेट करना चाहते हैं। अगर हम पकड़े गए तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने यहाँ के डीवाईएसपी से बात करके मैं उन्हें 5 लाख रुपए दूंगा, मुझे छोड़ दो ऐसा कहा है। वो हमें इस केस से बाहर निकालेंगे। फिलहाल तुम्हारे पास जो 3.5 लाख रुपए है वो तुम डीवाईएसपी को दे दो, बाद में 1.5 लाख के बजाय मेरे गले की चेन में उन्हें दे दूंगा। ये जानने के बाद जब वो दोनों टैक्सी में बैठ रहे थे तब विजय टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि तुम सेलम रूट से मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन को चलो। तो वो ड्राइवर कहता है कि सेलम और मुत्तूपेटा दोनों अलग अलग रूट है। सुन के विजय सोचने लगता है कि तो फिर कन्नन ने ऐसा क्यों कहा कि वो सेलम रूट से जा रहा है, लेकिन मुत्तू ड्राइवर से कहता है कि तुम जल्दी से मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन चलो। वो दोनों रास्ते से एटीएम में पैसे निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तभी मुत्तू को एक सब इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो कहता है कि आगे किसी फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर डीवाईएसपी की गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ पर आकर पैसे दे दो। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको वहाँ डीवाईएसपी की गाड़ी खड़ी नजर आती है। वहाँ वो सब इंस्पेक्टर मुत्तू के पास आकर पैसे मांगता है, तो मुत्तू उसे 3.5 लाख रुपए दे देता है और बाकी के कन्नन बाहर आने के बाद तुमको वो सोने की चेन देगा ऐसा कहता है। तो वो सब इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग अब पुलिस स्टेशन जाओ और हमारी ये जो ये डील हुई है इसके बारे में किसी को मत बताना, हम लोग एक दूसरे से अनजान है ऐसा ही पुलिस स्टेशन में दिखाना, आगे का हम देख लेंगे ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब मुत्तू और विजय मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो स्पेशल फोर्स वाले उन दोनों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक एक से पूछताछ करते हैं। कन्नन से पूछते हैं कि तुम्हारी गाड़ी से जो
आदमी भागा था वो कौन था, उसके बैग में क्या था। इस तरह से रात भर उनसे पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर बाद स्पेशल टास्क फोर्स वाले उन तीनों को डीवाईएसपी के पास लेकर जाते हैं। वहाँ वो डीवाईएसपी स्पेशल टास्क फोर्स वालों को ही डांटने लगता है कि इन तीनों का मैंने बैकग्राउंड चेक किया है, ये तीनों क्लियर है, बस अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं, रात भर इन लोगों को क्यों रखा, इनको रिलीज कर दो। और इस तरह से डीवाईएसपी के कहने पर इन तीनों को रिलीज किया जाता है। उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर एक जगह कन्नन से मिलके उसकी गोल्ड चेन ले लेता है। गोल्ड चेन में भगवान का लॉकेट भी लगा हुआ रहता है, तो वो सब इंस्पेक्टर उस लॉकेट को कन्नन को ही वापस कर देता है और वो तीनों वापस अपने जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रास्ते से जाते वक्त कन्नन अपने किसी दोस्त को फोन करता है। बाद में मुत्तू से कहता है, मैंने मेरे दोस्त को बैग देते वक्त मेरा दूसरा फोन उस बैग में रखा था, अभी मैंने उसी को फोन किया था, सोना सेफ है, अब मैं आसानी से सोना डिलीवर कर सकता हूँ। इस तरह से मुत्तू और विजय वापस अपने गाँव त्रिशूर आते हैं और कन्नन वही कोयम्बतूर में ही रहता है। दूसरे दिन कन्नन मुत्तू को कॉल करके कहता है कि अरुण मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर रहा है और मैं बस से मुंबई जा रहा हूँ, वापस आके मैं तुमसे मिलता हूँ। इस तरह से कन्नन मुंबई जाकर एक होटल में रहने के लिए रूम बुक करता है। थोड़ी देर बाद अंबिका चाची मुत्तू को कॉल करके कहती है कि मैं मुंबई के एक सोना के दुकान में वेट कर रही हूँ। एक्चुअली कन्नन और मैं एक साथ मुंबई आने वाले थे, लेकिन कन्नन को कोयम्बतूर में कुछ काम होने की वजह से वो सेपरेट आगे वहाँ चला गया, लेकिन अभी तक कन्नन ने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं उसे लगातार फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। ये जानने के बाद मुत्तू भी कन्नन को बार बार फोन करता है, लेकिन उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मुत्तू थोड़ी देर बाद कन्नन के पिता को लेकर पुलिस स्टेशन जाके कन्नन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। वहाँ से मुत्तू कन्नन की वाइफ कीर्ति के पास आकर उसे दिलासा दे रहा था। तभी पुलिस वाले उसे कॉल करके कहते हैं कि हमने मुंबई पुलिस को कॉल करके कन्नन के बारे में पता करने की कोशिश की। वहाँ पता चला कि मुंबई के किसी होटल में एक आदमी की लाश मिली है और आईडी कार्ड देखने के बाद पता चला कि वो लाश कन्नन की है। ये सुनने के बाद कीर्ति बेचारे बहुत दुखी होती है। इधर मुंबई में इंस्पेक्टर विजय साखलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कन्नन के ठहरे हुए होटल में आके देखता है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा है। कन्नन के हाथ पर चाकू का घाव है और कन्नन की लाश फैन से लटक रही है। दूसरी तरफ मुत्तू कन्नन के पिता और उसकी वाइफ भी मुंबई आके लाश को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लाश कन्नन की ही है। उसके बाद इंस्पेक्टर विजय कन्नन के सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और अंबिका से कहता है कि शायद किलर ने सोने के लिए कन्नन को मारा होगा। अगर इस केस को गवर्नमेंट प्रोसीजर के साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। शायद इस दौरान आपका सोना जो किलर के पास है वो भी खत्म हो सकता है। अगर आप लोग मेरे टीम के ऊपर कुछ खर्चा करोगे तो हम ये इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे। तो अंबिका इसके लिए मान जाती है। इंस्पेक्टर विजय आगे कहता है कि शायद किलर ये जानता था कन्नन के पास सोना है, तो किलर ने कन्नन को या तो केरला से फॉलो किया होगा या तो कोयम्बतूर से, इसलिए हम हमारी इन्वेस्टिगेशन केरला से ही स्टार्ट करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी किलर का चेहरा नजर नहीं आया। तो इस तरह से विजय अपने टीम के साथ केरला जाता है। इधर कन्नन का अंतिम संस्कार किया जाता है। दूसरे दिन विजय एक एक करके सभी लोगों से पूछताछ करता है जो कन्नन के करीबी थे। सबसे पहले कीर्ति से पूछताछ होती है। कीर्ति कहते हैं कि मेरा और कन्नन का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा सा कर्जा था। धीरे धीरे कन्नन उन कर्जों को क्लियर करता आ रहा था, पहले से अब हमारे ऊपर कर्जा थोड़ा कम है। इसके बाद मुत्तू से पूछताछ करने पर वो कहता है कि हम दोनों नाम के लिए ही गोल्ड बिजनेस करते थे, लेकिन हम दोनों के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। हम गोल्ड की ज्वेलरी को सप्लाई करते हैं, केरला में गोल्ड ज्वेलरी तैयार करते हैं और अलग अलग सिटीज के ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलर्स को सप्लाई करते हैं। ज्वेलरी शॉप वाले इसके बदले हमें प्योर 100% रॉ गोल्ड देते हैं। अब इस रॉ गोल्ड में हम तांबा का थोड़ा परसेंटेज मिलाते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वही हमारा प्रॉफिट है। यानी अगर 10% तांबा हम मिला रहे हैं तो 10% गोल्ड हमें मिलता है। यही हमारा बिजनेस मॉडल है। मेरा काम ज्वेलरी बनाना है और कन्नन का उन ज्वेलरी को सप्लाई करना है। इसके बाद पुलिस वाले कन्नन की माँ से कन्नन के पीठ पर लगे हुए जख्मों के बारे में पूछते हैं। कन्नन की माँ कहती है कि कन्नन हर साल मंदिर के एक प्रोग्राम में जाता था, उसी के दौरान ये जख्म हुए हैं। उसके बाद अंबिका से पूछताछ करने पर वो कहती है कि मैंने कन्नन को 2 किलो सोना लेकर मुंबई आने के लिए कहा। एक्चुअली उस दिन हम दोनों साथ ही मुंबई आने वाले थे, लेकिन कन्नन को कोयम्बतूर में कुछ काम होने की वजह से वो सेपरेट आगे गया। कुल मिलाकर कन्नन के पास 8 किलो का गोल्ड हो सकता है। ये सब सुन के विजय अंबिका से कहता है कि कन्नन को वही मार सकता है जिसे पता था कि उसके पास सोना है, तो शक तुम सब पर है। इस दौरान विजय कोयम्बतूर में जो इंसिडेंट हुआ वो पुलिस वालों को बताता है कि उस दिन कन्नन ने मुझसे कहा कि वो सेलम रूट से जाने वाला है। जब पुलिस वाले ने ये बात मुत्तू से पूछी तो मुत्तू कहता है कि हमारा बिजनेस ही कुछ ऐसा है, जब भी हम सोना डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो हम किसी को भी एग्जैक्ट रूट नहीं बताते हैं, ताकि अपनी वाइफ को भी नहीं। इसलिए शायद कन्नन ने उस दिन विजय से झूठ कहा होगा। इसके बाद इन सबको उस होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछते हैं कि इस फुटेज में किलर का चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन हो सकता है? लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता।
लेकिन होटल से निकलते वक्त किलर के पास कन्नन की वही बैग थी। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि कन्नन का कोयम्बतूर का फ्रेंड अरुण पूछताछ में भी नहीं आया और उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। तो अगले दिन इंस्पेक्टर विजय अपनी टीम के साथ अरुण के घर पहुँचते हैं। अरुण पुलिस वालों को बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया। तब पुलिस वाले अरुण से पूछते हैं कि कन्नन मुंबई आने से पहले मुत्तुपेटा पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था। वहाँ के पुलिस वालों ने कन्नन के साथ एक और आदमी को देखा था जो बैग लेके भाग गया था। कन्नन ने उस बैग में एक फोन भी रखा था। अब उस फोन पर तुमने फोन किया था, तो तुमने 45 सेकंड्स क्या बात की थी उस आदमी के साथ? तो अरुण बताता है कि हाँ मैंने फोन किया था लेकिन नेटवर्क नहीं था और कुछ अच्छे से सुनाई भी नहीं दिया। तो विजय उसे गुस्से से पूछता है कि तुमने 45 सेकंड सिर्फ हेलो हेलो करके बात की। ऐसा करके बहुत डांटने लगता है और ये तक पुलिस वालों को अरुण पे भी शक हो गया था और वो उसको अपने साथ केरला पूछताछ के लिए चलने के लिए कहते हैं। अरुण वहाँ ड्रेस चेंज करके आता हो कह के पीछे के रास्ते से गाड़ी लेके भाग जाता है। इसके बाद पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे मुत्तू जब रास्ते में एटीएम में जाता है तब वहाँ अरुण मुत्तू के हाथ लगता है और वो उसे पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर देता है। उसी रात मुत्तू और विजय केस के बारे में पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर विजय की टीम के ऑफिसर के रूम में आते हैं। वो ऑफिसर कहता है कि आप लोगों ने मुत्तुपेटा में जो हुआ वो सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अब उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। कन्नन ने कोयम्बतूर में सारा सोना अपने दोस्त को देके भेजा, जिसका मतलब वो उस आदमी को अच्छी तरह से जानता था, जिसपे वो पूरा भरोसा करता था। पहले तो हम उस आदमी की तलाश में हैं। और कन्नन ने उस रात उस बैग में अपना दूसरा मोबाइल देके भेजा था। तो कन्नन के उस मोबाइल पे किस किस का कॉल आया और कन्नन के उस दोस्त ने उस मोबाइल से किस किस को कॉल किया, ये भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहले तो उस फोन पे अरुण का फोन आया था और दूसरा कन्नन के दोस्त ने एक लड़की को फोन किया है। तो दूसरे दिन विजय की टीम उस लड़की के घर का एड्रेस पता करके उसे मिलने जाती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि थोड़े दिनों पहले तुम्हारे नंबर पर किसने कॉल किया था? तो वो लड़की बताती है कि जिस नंबर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो नंबर अब मेरे पास नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड विकी के पास है। आगे विजय की टीम उस लड़की के बॉयफ्रेंड विकी के बारे में पता करती है। तो उन्हें पता चलता है कि विकी एक छोटा मोटा गुंडा है और वो जेल में आते जाते रहता है और अब फिलहाल विकी जेल में ही मौजूद है। तो विजय की टीम मुत्तुपेटा डीवाईएसपी की परमिशन से विकी से जेल में पूछताछ करने जाती है। वहाँ विजय विकी से पूछता है कि थोड़े दिनों पहले तुम्हारे इस फोन पे इस नंबर से फोन आया था और तुमने 2 मिनट बात की है, तो किसने तुम्हें फोन किया था? तो विकी थोड़ा ड्रामा करता है कि मुझे कल का याद नहीं रहता और तुम मुझे इतने दिन पहले का पूछ रहे हो। तो विजय उसे थोड़ा पुलिस के स्टाइल में पूछताछ करने पर विकी बताता है कि वो कॉल मुझे अब्बास भाई ने किया था कि वो किसी गाँव में है और उसे पिकअप करके कोयम्बतूर लेके जाए। यही बात हमने 2 मिनट तक की थी। अब अब्बास भी वहाँ का एक छोटा मोटा गुंडा ही होता है और उस होटल से कन्नन के बैग लेके जो आदमी निकला था वो अब्बास ही था, ये कंफर्म हो जाता है। और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है कि अब्बास चोरी छुपके कोयम्बतूर से ही कन्नन को फॉलो कर रहा था। तो विजय सोचता है कि शायद अब्बास ने ही कन्नन को मारा होगा। उसी तरह दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर ये बात पता चलती है कि होटल आते वक्त अब्बास ने अपना चेहरा छुपाया था और ऐसा दिख रहा था कि कन्नन ही अब्बास को अपने साथ लेके आया था, जिसका मतलब कन्नन और अब्बास ने मिलकर ही ये प्लान किया होगा कि वो अंबिका का गोल्ड चुरा लेंगे। लेकिन अब्बास कन्नन को मारकर सारा गोल्ड चुरा कर भाग गया। इस तरह से विजय की टीम सोचने लगती है और साथ ही मुत्तू पर भी शक करती है क्योंकि मुत्तू भी कन्नन का बेस्ट फ्रेंड है और हो सकता है कि कन्नन का प्लान मुत्तू को पता हो। लेकिन मुत्तू कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इस आरोप को साफ मना कर देता है। और विजय मुत्तू से पूछताछ कर ही रहा था तभी उन्हें तमिलनाडु पुलिस से फोन आता है कि उन्हें अब्बास के घर का एड्रेस मिल गया। तो विजय की टीम 2 पुलिस वालों को मुत्तू और विजय के ऊपर नजर रखने के लिए बोलकर वो सब अब्बास के घर जाते हैं। वहाँ उनको कन्नन की बैग तो मिलती है लेकिन उसमें सोना नहीं होता। विजय अब्बास की वाइफ से पूछता है कि अब्बास कहाँ है। पहले तो अब्बास की वाइफ सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बताती। तब विजय उसे कहता है कि तुम्हारे पति का एक लड़की के साथ सोना लेके श्रीलंका भाग जाने का प्लान है। जब मैंने अब्बास की कॉल हिस्ट्री चेक की तो वो रेगुलरली एक लड़की के साथ बात करता है। ये सुनने के बाद अब्बास की वाइफ पहचान लेती है कि वो सारिका है और वो गुस्से में विजय के सामने ही अब्बास को फोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो, हमें मिलना है तुमसे। तो अब्बास उसकी वाइफ को पास के एक थिएटर में आने के लिए कहता है। अब पुलिस वाले भी थिएटर में अब्बास का वेट कर रहे थे। अब्बास थिएटर में आके अपनी वाइफ को मिलता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो सारे पुलिस वालों से फाइट करता है और वो उन सभी पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। तो थिएटर में मौजूद पुलिस टीम अब मुत्तू और विजय पे नजर रखे हुए पुलिस वाले को भी बैकअप के लिए बुलाती है। यहाँ अब्बास सभी पुलिस वालों को बहुत मार रहा था और अब इन नजर रखे हुए पुलिस वालों को भी वहाँ पर जाने की नौबत आ गई थी। तो वो पुलिस वाला मुत्तू को बताता है कि उसने सभी को बहुत मारा है और वहाँ अब बैकअप चाहिए, क्या तुम हमें हेल्प करोगे? तो मुत्तू उसे कहता है कि तुम लोग तो मुझ पे ही शक कर रहे थे, तो मैं क्यों अब तुम्हें हेल्प करूँ। यहाँ थिएटर में
अब्बास सभी पुलिस वालों को बहुत मार रहा था। अब फाइनली मुत्तू ही अब्बास को पकड़ के बहुत मारता है और उसे पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर देता है। पुलिस वाले अब्बास को अब मुंबई ले जाते हैं और मुत्तू को भी मुंबई आने के लिए कहते हैं। बाद में अब्बास अपनी सारी कहानी विजय की टीम को बताता है कि मैं, अरुल और कन्नन हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद हम लोग बिजनेस में लग गए। रिसेंटली मैं बहुत ही कर्जे में डूब गया था और मैंने कन्नन को अपनी परेशानी बताई और मेरी तरह कन्नन भी बहुत ही कर्जे में था। तो इससे बाहर निकलने के लिए कन्नन ने एक प्लान बनाया। मैंने कहा कि वो प्लान बहुत ही रिस्की है, लेकिन वो मुझे कन्विंस करने के लिए उस वक्त मुत्तू पटे आ गया। जब हम वहाँ से जा रहे थे तो पुलिस वालों ने हमें देख लिया और पुलिस वालों ने अगर हमारा गोल्ड पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोच कर कन्नन ने वहाँ से भागने की कोशिश की और मुझे बीच रास्ते में ही उतार के गोल्ड से भरा बैग और फोन देके वहाँ से निकल गया और उसने कहा कि इस फोन से किसी को फोन मत करना। थोड़ी देर बाद अरुल ने उस फोन पे कॉल करके बताया कि कन्नन को मुत्तूपेटा पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद मैंने विकी को फोन करके मुझे वहाँ से पिकअप करने के लिए कहा। अगले दिन मैं कन्नन के प्लान के अनुसार उसे फॉलो करते हुए मुंबई पहुंचा। वहाँ कन्नन और मैंने रूम में रॉबरी हुई है ऐसा सीन क्रिएट किया। बाद में कन्नन के कहने पर मैंने एक रॉबर की तरह उसके हाथ पर अटैक करके उसे जख्मी कर दिया। बाद में मैंने कन्नन के हाथों को कुर्सी से बांध दिया, लेकिन लूज, ताकि कन्नन थोड़ी देर बाद खुद अपने हाथ खोल सके। अब ये सब प्लान कन्नन का था और मैंने उसे सिर्फ हेल्प की थी, इसलिए मुझे 2 किलो सोना देने का उसका प्लान था। इसके बाद मैंने कन्नन की बैग ली, सर पे टोपी डाली और दरवाजे को बाहर से लॉक करके चला गया। इसका मतलब ये दोनों ऐसा दिखाना चाहते थे कि किसी ने कन्नन के ऊपर अटैक करके उसके पास का सारा सोना चुरा कर भाग गया। अब्बास आगे कहता है कि इसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे सच में नहीं पता। इसका मतलब अब्बास ने भी ये खून नहीं किया था। तो खून किसने किया होगा ये सच अब इंस्पेक्टर विजय सबको बताता है। विजय बताता है कि जब मैं क्राइम स्पॉट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस रूम को दूसरे लॉक से लॉक किया गया था, मतलब होटल के लॉक से नहीं दूसरे लॉक से लॉक किया गया था। रूम अंदर से पूरा बिखरा पड़ा था, सब तरफ स्ट्रगल्स के साइन थे। बॉडी पर एक डीप कट था, रस्सी को विंडो से बांधा गया था जैसे कि मर्डर करने के बाद बॉडी को टंगाया गया हो। सीसीटीवी फुटेज में एक अनजान आदमी की एंट्री और एग्जिट देखने मिली। साथ ही उस अनजान आदमी के पास करण की गोल्ड बैग भी थी। ये सब देखने के बाद लगा कि ये एक परफेक्ट मर्डर हुआ है, लेकिन कुछ फैक्ट्स पर मुझे डाउट हुआ। पहले तो क्यों किसी वर्कर या वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को रूम में उतना स्ट्रगल होने के बावजूद उसकी आवाज नहीं सुनाई दी, और दूसरा कि करण का खून उस रूम के स्विच बोर्ड और फैन पे भी लगा हुआ था, वो कैसे? बाद में अब्बास के बयान के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि करण का मर्डर ही नहीं हुआ बल्कि करण ने आत्महत्या की है। अब सवाल ये है कि उसने खुद आत्महत्या करके उसे मर्डर का रूप क्यों दिया? एक्चुअली करण के ऊपर इतना कर्जा था जिसे वो अपना घर बार बेचकर ही चुका सकता था, लेकिन इससे उसकी फैमिली रोड पे आ जाती, इसलिए उसने अब्बास के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। तो अब्बास भागने के बाद उसमें से थोड़ा सोना कीर्ति को देने वाला था। ये सुनने के बाद मुत्तू कहता है कि करण आत्महत्या क्यों करेगा? आप लोगों ने ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हम दूसरे ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे। लेकिन विजय की टीम इसी कंक्लूजन पर पहुंची थी। या करण की वाइफ कीर्ति ये आत्महत्या ही है, ये एक्सेप्ट कर लेती है। अब अरुल को भी पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। अरुल कीर्ति के पास आके वो भगवान का लॉकेट कीर्ति को देता है। अरुल कहता है कि करण मुंबई जाने से पहले मुझसे मिला था, तब उसने ये रॉकेट तुम्हें देने के लिए कहा और उसे माफ करने के लिए भी कहा। लेकिन कीर्ति एक मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के उस लॉकेट को मंदिर की हुंडी में डाल देती है और इस तरह से ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।